नोट्स जो है ना कोर्स के साथ साथ ही मेंटेन करें। जिस बच्चे ने जो भी एडिटिंग करनी है ना, जैसे मेरी तो वीक में एक ही क्लास होती है, तो पूरे वीक में आपको आधा घंटा भी आप लगा के इतना सही टॉपिक पढ़ लेना जो मैंने आपको पढ़ाया, इसको आप फर्दर गूगल पे थोड़ा सा सर्च कर लें, कुछ आपको 1-2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे, वो आप अपने साथ नोट पे ऐड कर लें। तो उसका फायदा ये होगा कि आपके नोट्स जो है ना 3 महीने के सेशन के अंदर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इन नोट्स को एक दफा खुद से रिवाइज करना है, हर सब्जेक्ट का, जो भी टीचर जो भी क्लास ले रहा है रिवाइज करना है। उससे ये होगा आपके ज़हन में एक स्केच बन जाएगा। स्केच तो भी आपका साथ बन रहा है, लेकिन ये है कि वो स्केच जो है रिपीट होगा ना, तो आपके माइंड में उसका एक वो प्रॉपर याद रहना शुरू हो जाएंगी, आपको चीज़ें डेट्स याद रहने शुरू हो जाएंगी, नाम याद रहने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने एमसीक्यूज वाली बुक की तरफ जाना है। हम लोग स्टूडेंट जो है वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम स्टार्ट ही जो है ना एमसीक्यूज वाली बुक से लेते हैं। ये बहुत बड़ा, ये हमारा एक ब्लंडर है। अगर किसी बच्चे ने वाकई प्रॉपर तैयारी करनी है ना, तो वो एमसीक्यूज वाली बुक से स्टार्ट नहीं लेगा, वो उस टॉपिक को देखेगा। मेरा तो यही मानना है और मेरा तरीका भी यही है। बाकी आप लोग आगे जैसे भी करें, हर स्टूडेंट का फिर अपना तरीका है, लेकिन जो मुझे बेस्ट लग रहा है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। अब हम लॉर्ड डफरिन देख लेते हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक रहा है। इसके दौर में जो सबसे बड़ा काम हुआ है ना, वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। मैं ठीक है मैं जी, जी जी। मैम ये ठीक है, वो मिशी का कैमरा ऑन था, मैंने कहा करवा दिया। ठीक, बोले आप बोले। लॉर्ड डफरिन 1884 से और 1888 तक रहेगा, ये भी 4 साल आया हमारे पास। इसके दौर में जो सबसे अहम काम है वो हमारे पास है कांग्रेस की जो पार्टी है। ठीक है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने एंड में शेयर किया है ये। बाकी चीज़ें फिर हम उसकी दौर की बाद में देखते हैं। लॉर्ड डफरिन के दौर में हमारे पास जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं और ये कैसे बनती है, इसको देखते हैं। 1883 में हमारे पास एक इंडियन एसोसिएशन बनती है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन होती है, उसमें उसका एक्चुअल में काम क्या होता है, उस एसोसिएशन के अंदर इंडियंस जो होते हैं ना, वो सब होते हैं। वो अपने राइट्स के लिए आगे ब्रिटिशर्स को अपनी बातें बताने के लिए कि हमारे साथ क्या इश्यूज हैं, आप इनको किस तरह से रिजोल्व करते हैं, इस चीज़ के लिए वो सारे इकट्ठे होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि एलन ऑक्ट्रेन जो है ना, ए.ओ. ह्यूम जिसे हम पढ़ते हैं, ये इंडियन सिविल सर्वेंट होता है। ऑर्गेनाइज फर्स्ट मीटिंग इन बॉम्बे, ही इंस्टीट्यूट कोलकाता ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू एस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल पार्टी। कलकत्ता के अंदर ना इनकी एक मीटिंग हो रही होती है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। वो उनको करता है कि आप लोग अपनी, उनको वो कहता है कि आप लोग अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। जब आपकी एक पार्टी होगी ना, तो फिर आपकी आवाज़ जो है ना, आपका मैसेज जो है प्रॉपर तरीके से आगे कन्वे किया जाएगा। तो ए.ओ. ह्यूम ही उनको इस बात के लिए एग्री करता है कि आप लोगों की एक पार्टी होनी होनी चाहिए जो आपके पैगाम को, आपके इश्यूज को आगे तक पहुंचा सके। तो उसके लिए उन्हें मनाता है, उनको गाइड करता है कि आप लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं, और इनकी जो है वो पार्टी की जो है वो बुनियाद रखी जाती है। पार्टी जो है वो हमारे पास लॉर्ड डफरिन के दौर में बन रही है, जिसका दौर शुरू होता है 1884 से लेके 1888 तक। अब जो मैं आपको बात बताना चाह रही थी, एक्चुअली ये पॉइंट्स तो आप काफी सारे खुद भी पढ़ लेंगे कि हाँ, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स ये लिखे हैं। फिल द गैप बिटवीन ब्रिटिशर्स, के जो गैप आ रहा था ना ब्रिटिशर्स का और इंडियंस का, उसको कवर करने के लिए पार्टी बनाएगी। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट लॉयल्टी, यानी कि हम आपके वफादार हैं, हमें आपके साथ कोई मसला नहीं है। देखिए हिंदू कितने तेज हैं, उन्होंने पहले ही अपनी पार्टी बना ली। मुसलमानों की मुस्लिम लीग बन रही है 1906 में, इनके 20 साल बाद, और हिंदुओं ने 1885 में ही बना ली। उन्होंने अपने आप को वफादार जाहिर कर दिया हमसे 20 साल पहले। ठीक है, अप्लाई वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जो है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की गई ताकि हम उनके चीज़ों को अडॉप्ट करें। उससे ये होगा कि उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, गेट पोजीशंस इन पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सर्विसेज एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वो क्या चाहते थे कि हमें भी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी में रिप्रेजेंटेशन दी जाए, सिविल सर्विसेज जो बड़ी सीटें हैं उनके ऊपर जो है हमें इंडियंस को बिठाया जाए, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो पार्लियामानी हमारी असेंबली होती है उसके अंदर भी इंडियंस को बिठाया जाए। ये जो थे ना उस कांग्रेस के 4 बेसिक मकसद थे जिनको लेके वो आगे चली, और उसके मुताबिक भी उन्होंने काम किया। अब हम वापस आते हैं लॉर्ड डफरिन पे। ये हमारे पास लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अच्छा, इसके दौर में जो सबसे पहला काम होता है ना, वही होता है पंजित इंसिडेंट। इस इंसिडेंट में क्या होता है, रशिया continuously expanding his powers in Afghanistan,
रशिया जो होता है ना वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी पावर्स को एक्सपेंड कर रहा होता है, यानी कि उसकी वहां पे लैंड टेरिटरी वगैरह जो है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड क्लेम्ड पंजन, पंजन जो है एक जगह का नाम है, वो कहता है कि ये इलाका मेरा है। Joint Commission of British and Russia was appointed to demarcate the northern boundary of Afghanistan. The line was fixed in 1887. इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ना जो रशिया कह रहा होता है कि ये मेरा हिस्सा है, पंचन जो है वो मेरा हिस्सा है। अब अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो तो जाहिर है ऐसे तो नहीं ना अपनी जगह किसी को भी दे देंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये ऐसे तो रशिया को नहीं मिल सकता, ये तो हमारी जमीन है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। फिर क्या होता है, एक कमीशन बनता है, कंबाइंड कमीशन बनता है जो ब्रिटिशर्स का और रशियंस का होता है। वो मिलके आपस में डिसाइड करते हैं कि अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन क्या होगी, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बिल्कुल आपको पता है ड्यूरन लाइन जो है अटैच होती है। तो ये ड्यूरन लाइन का रोला अभी भी चलता ही रहता है अफगानिस्तान के साथ ना, काफी इश्यूज हैं। अच्छा, पाकिस्तान जब बन गया था ना, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने लगी हूँ, तो यूनाइटेड नेशंस में जब रेफरेंडम करवाया गया कि आप, दुनिया इस मुल्क को एक अलग मुल्क तस्लीम करती है कि नहीं करती, तो अफगानिस्तान ने इस बात को डिनाई किया था। उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान को एक अलग वतन जो है वो तस्लीम नहीं करते। और ईरान ने सबसे पहले जो है इस बात को एक्सेप्ट किया था। ये दो एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि किसने एक्सेप्ट किया और किसने रिजेक्ट कर दिया। तो अफगानिस्तान ने जो था वोट जो था वो पाकिस्तान के अगेंस्ट दिया था कि हम इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो तस्लीम नहीं करते। ये तब से अफगानिस्तान का मसला हमारे साथ चल रहा है, और उसकी वजह ये ड्यूरेंट लाइन ही है, वो इस बाउंड्री को तस्लीम नहीं करते। अच्छा जी, बर्थ ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस की बर्थ कैसे होती है। ऑन 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस वाज फाउंडेड एट गोपालदास ताजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। मुंबई के अंदर ये कॉलेज है, उस वहाँ पे इसकी बुनियाद रखी जाती है विद 72 डेलीगेट्स। अब एमसीक्यू ये आता होता है कि कितने डेलीगेट्स थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, तो हमें पता है 72 थे। फर्स्ट सेशन वाज प्रिजाइडेड बाय वोमेश चंद्रा। वोमेश चंद्रा ने इसका फर्स्ट सेशन जो था वो प्रिजाइड किया था, मतलब सदारत की थी। कांग्रेस अडॉप्टेड आ रेजोल्यूशन, कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की थी एक्सप्रेसिंग द डिससेटिस्फेक्शन ऑन द करंट सिस्टम एंड डिमांड रिफॉर्म्स। उन्होंने क्या रेजोल्यूशन में क्या शो किया कि जो करंट सिस्टम चल रहा है ना, ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं, हम उससे एग्री नहीं करते, इसके अंदर चेंजेस आने चाहिए। ये देखें ना, ऑन अ करंट सिस्टम एंड डिमांडेड रिफॉर्म्स, उन्होंने रिफॉर्म्स डिमांड की थी इन द काउंसिल। एज अ रिजल्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास्ट, जिसके नतीजे में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो था वो आया था। द एक्ट इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। एक्ट में जो है प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। मतलब ये कि कितने लोग हैं, कितने लोग होंगे इंडियंस जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इंडियंस होंगे, ठीक है। इंडियन कौंसल एक्ट, अब मैंने ये साइड पे नीचे पॉइंट्स में लिख दिए हैं कितने इंडियन कौंसल एक्ट्स आए हैं। 1861 में आया, उस कौंसल एक्ट में सबसे अहम पॉइंट क्या था कि फाइनेंस मेंबर को ऐड किया गया। 1892 में आया, ये हमारे पास इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुई है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर 1903 में आएगा, 1909 में आएगा, 1919 में आएगा, 1935 में आएगा। 1909 वाला वही है मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स जिसको हम कहते हैं। 1919 वाला कौन सा, चैमफोर्ड रिफॉर्म्स जो है, और 1935 का जो एक्ट है जो अभी तक पाकिस्तान ने अमेंडमेंट्स करके उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है, और उन्होंने भी डाला हुआ है, इंडियंस ने भी डाला हुआ है। और लॉर्ड डफरिन के दौर में तीसरा काम क्या होता है, थर्ड बर्मीज वार होती है। बर्मा जो एक मुल्क है ना, उसके साथ वार होती है इनकी, ब्रिटिशर्स की। सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की है, तो उनकी वार होती है 1886 में। अच्छा, अब आप लोगों ने ना इनके टेन्योर लाजमी याद रखने हैं, पेपर में आ जाता होता है एमसीक्यूज के किसने कितनी देर काम किया और कौन से दौर में कौन सा काम हुआ। इसके आप लोग खुद से कोई शॉर्टकट बना सकते हैं, किस तरह से इसको करेंगे। कोई बच्चा इसका अच्छा सा ट्रिक बना के शो कर सकता है ग्रुप में कल परसों तक, नेक्स्ट क्लास तक। चले नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में ना मैं आप लोगों से पूछूंगी कि किसी ने कोई ट्रिक बनाया है इनको याद करने का। जितने हम लोगों ने अभी तक कर लिए हैं, अभी हम करेंगे आगे और। हम्म आज हमने अभी दो पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है लॉर्ड रिपन, एक हमने पढ़ा है लॉर्ड डफरी। दोनों का दौरे हुकूमत 4-4 साल का है, ठीक है। रिपन ने क्या किया था, रिजाइन किया था। इसके अलावा एक और ने रिजाइन किया हुआ है, वो किसने रिजाइन किया था हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, लॉर्ड लिटन ने भी रिजाइन किया था। दो रेजिग्नेशन आगे, लिटन और रिपन दोनों का कंजक्टिव, लिटन और रिपन दोनों का टेन्योर कंजक्टिव टेन्योर है, और दोनों का रेजिग्नेशन है। और हमने पढ़ा था कि लॉर्ड म्यो जो था उसकी असैसिनेशन हुई थी। फर्स्ट लॉर्ड है जिसकी असैसिनेशन की गई। उसकी असैसिनेशन किस ईयर में हुई थी, चलें बताएं जरा, किस साल में म्यो का कत्ल किया गया था, लॉर्ड म्यो का।
हाँ जी 1872 में। शेर अली अफरीदी ने किया था। अच्छा जी, मैं खा रही हूँ नारियल, कोई खाएगा? खाता है कोई नारियल? कोई भी नहीं खाता। अच्छा जी, लॉर्ड डफरिन हो गया। अब आगे हमने पढ़ना है लॉर्ड लैंसडॉन। इसका दौरे हुकूमत कितनी देर का? इसका 5 साल का है, 1889 से 1894 तक। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 जो था, 1891 इसने दिया, ठीक है। इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो है 1891 में इसने दिया, और उसमें क्या किया गया? चिल्ड्रंस मिनिमम एज टू वर्क इन फैक्ट्रीज हैड चेंज टू 12 to 14 ईयर्स फ्रॉम 7 to 9 ईयर्स। यानी कि पहले बच्चों की जो फैक्ट्रियों में काम करने की उम्र थी वो ये थी कि 7 से 9 साल तक के बच्चे जो हैं वो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। इसने उसको एज लिमिट को इंक्रीज कर दिया। इसने कहा नहीं, ये बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, इनसे काम नहीं लेना, बच्चों की एज थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने कहा 12 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं। और दूसरी बात इसने क्या की इस फैक्ट्री एक्ट के अंदर 1891 में? उसने कहा एवरीवन वाज गिवन अ वीकली हॉलीडे, कि हर एक को हफ्ते के अंदर छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वो रेस्ट कर सके या जो भी रीजन होंगी, ठीक है। सिविल सर्विसेज वाज कैटेगराइज इनटू इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। अब एमसीक्यू से अब हमें ये आ सकता है कि लॉर्ड लैंडसन ने सिविल सर्विसेज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। अब आप लोगों ने ना ये सर्च करना है इन तीनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है, और मुझे भी बताना। ये मुझे सबऑर्डिनेट का नहीं पता, इंपीरियल का और प्रोविंशियल का पता है, लेकिन आप तीनों जो है ना सर्च करके शेयर करेंगे। उसके बाद इंडियन कौंसल एक्ट आता है 1892 में। उसके बाद आगे है सेटिंग अप ड्यूरेंट कमीशन अंडर सर मॉर्टम ड्यूरेंट। ड्यूरेंट कमीशन कौन सा है? वही अफगानिस्तान की जो ड्यूरेंट लाइन है उसके लिए कमीशन बनाया गया 1893 में। लैंडस्टोन डिवोटेड हिज टाइम टू रिजॉल्व बॉर्डर इशू। इसने अपना जो सारा वक्त था, यानी कि उसने अपना मैक्सिमम टाइम किस इशू को रिजॉल्व करने में लगाया? बॉर्डर इशूज को रिजॉल्व करने में, कि हमारे जो इर्द गिर्द के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे इशूज जो है उनको खत्म किया जा सके। जब इर्द गिर्द के इशूज खत्म हो जाएंगे तो हमारा जो अपना है ना काम, वो हम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। एज ऑफ कंसेक्ट एक्ट 1891, 10 to 12 ईयर्स फॉर फीमेल। इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? इस एक्ट में क्या होगा? किसी बच्चे को पता है? आगे हिंट भी लिखा है। कि लड़कियों की जो शादी है ना वो 10 से 12 साल की उम्र में उनसे उनकी रजामंदी लेके की जा सकती है। इससे कम उम्र में आप उनकी शादी जो है वो नहीं कर सकते। ही वर्क टू रिफॉर्म द आर्मी। आर्मी को बेहतर करने के लिए उसने काम किया। पुलिस को बेहतर करने के लिए काम किया। लोकल गवर्नमेंट में उसने रिफॉर्म्स की। एंड मिंट फैक्ट्रीज, मिंट फैक्ट्रीज होती हैं ये जो हमारे पास पैसे नहीं बनते, सिक्के वगैरह और नोट करेंसी जो होती है उसकी जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको कहा जाता है मिंट फैक्ट्रीज। तो इन डिपार्टमेंट्स में इसने काम किया। लॉर्ड लैंडसन के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसमें हमारे पास सिविल सर्विसेज का आ सकता है कि उसने कितनी कैटेगरीज जो है वो डिफाइन की, और ड्यूरेंट कमीशन जो था वो किसके अंडर था? तो उसके नाम से ही हमें पता है, सर मोटिमर ड्यूरेंट के अंडर था, 1893 में ये बना था। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉर्ड इल्गन टू। लॉर्ड इल्गन वन हमने पहले पढ़ा है, जिसका हमने टेन्योर पढ़ा है सिर्फ 1 साल का, ठीक है। इसलिए इसके आगे टू लिखा हुआ है, तो ये दूसरा इल्गन आ गया, नेम रिपीट हो रहा है।
लॉर्ड इल्गन वन जो हमने पढ़ा था वो 1862 से 1863 तक आया था, सिर्फ 1 साल। और लॉर्ड इल्गन वन जो था वो पहला बंदा था जो डायरेक्टली इलेक्ट हुआ था। और हमें पता है इसके दौर में वो हबी मूवमेंट हुई थी, इल्गन वन के दौर की बात कर रही हूँ मैं। और उसके दौर में क्या हुआ था, शिमला रेजिडेंस जो थी वो बनाई गई थी, उसने उसको यूज किया था। और क्या हुआ था उसके दौर में, इसकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक से, एल्गन वन की। अब हम एल्गन टू को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या, एल्गन टू जो है ये 1894 में आया और 1899 तक रहा है। अच्छा, अब देखें इसके साथ मैंने छोटा सा पॉइंट लिखा है, सर सैयद अहमद खान जो है ना इसके दौरे हुकूमत में फौत हुए हैं। 1898 में सर सैयद अहमद खान की डेथ हुई है। अच्छा जी, अब जो है लॉर्ड ब्रूस, विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, known as the Lord Bruce, until 1863 and served as by जो कि पहले काम करता रहा है वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1894 से 1899 तक। ये बात क्या लिखी है, चलें इसको मैं सर्च करके ना आप लोगों को फिर बता दूंगी। लेकिन इसके दौर में हम आगे देखते हैं आगे क्या क्या काम हो जाते हैं। डायमंड जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली होती है। डायमंड जुबली मतलब 65th एनिवर्सरी होती है ऑन 22 जून 1897। असैसिनेशन ऑन जून 20 जून 1837। ये जब आती है ना 1837 में ही आती है और 1897 में 65th इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। डायमंड जुबली जो है वो इसकी मनाई जाती है। दिस फेस्टिवल वाज प्रपोज्ड बाय यूसुफ, ये नाम होता है जिसको ये लोग एक्चुअली जे से लिखते हैं। मर्डर ऑफ W.C. रान, कमिश्नर वाज assassinated। 893 ऑफिसर्स एंड नेटिव्स वर वर्किंग अंडर W.C. रैंड इन प्लेग कमेटी। एक प्लेग कमेटी होती है जो W.C. रैंड के अंदर काम कर रही होती है और इसका कत्ल कर दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो कत्ल है इन द मिडेस्ट ऑफ क्योस बाय टू पुणे ब्रदर्स नाउन एज चप चप्पीकार ब्रदर्स। ठीक है, ये जो 2 ब्रदर्स है ना ये उनका कत्ल करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हालात जो है वो मजीद ख़राब हो जाते हैं। और बबोनिक प्लेग जो है वो 1896 से 1897 तक होता है जिसको ये हैंडल करता है। कौन पढ़े थे हम, लॉर्ड इल्गन टू। इसके अंदर से हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो कोई भी नहीं है, इतना ऐसा नहीं आता इसमें से एमसीक्यूज। अब जो आगे से हिस्ट्री स्टार्ट होने लगी है ना लॉर्ड कुर्जन से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा एमसीक्यूज इसी में से आते हैं, पीछे वाले से में भी आते हैं, लेकिन इसमें अब हमारे पास जो इवेंट्स है ना वो बहुत कंजक्टिव होंगे। कंजक्टिव से मुराद ये कि बहुत जल्दी जल्दी होंगे, हर एक एक साल के अंदर 2 2 3 3 चीजें हो रही होंगी। लॉर्ड कुर्जन 1899 से में आया और 1905 में गया। इसकी भी जो गवर्नमेंट है वो 6 साल रही है। अब कुर्जन के दौर में होता क्या, पुलिस कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1903 अंडर सर एंड्रयू। ठीक है, पुलिस कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है 1903 में। ये भी एमसीक्यूज इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट आता है 1904 में। उसका काम क्या होता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स की जाए। लॉर्ड कुर्जन के हवाले से जो सबसे अहम एमसीक्यूज है ना वो बंगाल पार्टीशन है। ये आप सब लोगों को पता है कि बंगाल पार्टीशन करता कौन है और फिर उसको एनल्ड कौन कर देता है। ये 2 एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं कुर्जन के दौर में। लेकिन हम बाकी जो चीजें हैं वो हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। कुर्जन वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया हु टैकल्ड द फेमाइन विद ह्यूमन टच, यानी कि उसने फेमाइन को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। ह्यूमन टच मतलब इंसानियत के लेवल पे आके जो जो इश्यूज थे उसने उनको बेहतर तरीके से कवर करने की कोशिश की। आफ्टर द फेमाइन अ फेमाइन कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मैकडोनल्ड इन 1901। लैंड रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 16 जनवरी 1904, यानी कि लैंड की रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट की गई। कुछ तब्दीलियां की गई होंगी कि ज़मीन के हवाले से, उसकी तकसीम के हवाले से, उसके ऊपर एग्रीकल्चर लैंड या जो सारा कुछ है उन चीज़ों के हवाले से जो भी वो रेजोल्यूशन पास की गई वो है 16 जनवरी 1902। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट वाज मेड फॉर चीप क्रेडिट फॉर द कल्टिवेटर्स। ब्रिटिश करेंसी वाज डिक्लेयर्ड
लीगल टेंडर इन इंडियन थ्रू द इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट। ये हमें एमसीक्यू आ सकता है कि ब्रिटिश करेंसी को कब लीगलाइज किया गया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट आया 1899 में। और उसने क्या किया, उसने कहा कि ब्रिटिशर्स का जो एक पाउंड है ना वो यहाँ के 15 रुपए के बराबर है, यानी कि यहाँ की करेंसी डी वैल्यू हो चुकी थी तब तक 1899 में। जब ये ब्रिटिशर्स इधर आए थे 1600 में यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए, तो आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट का जो जीडीपी था वो वर्ल्ड का 25% था। तो जिस कंट्री का, जिस रीजन का जीडीपी वर्ल्ड का 25% के इक्वल हो, उसकी करेंसी इतनी डी वैल्यू कैसे हो गई? कुछ तो वजूहत होंगी ना, जैसे पाकिस्तान की रोज डी वैल्यू हो रही है। उसके बाद इसके दौर में क्या होता है, एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट आया कि जो हमारी पुरानी तामीरात है ना उनको प्रिजर्व कैसे किया जा सके। कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1899 में। फिर हमारे पास इसमें साथ ही आ जाती है अच्छा आगे से जो है ना इसमें शायद शेयर 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 नहीं है, चलें एक पॉइंट है वो आप लोग सुन लें, फिर उसको मैं फर्दर आगे नोट्स जब शेयर करूंगी तो फिर आपके साथ देख लूंगी। बंगाल पार्टीशन है, हमें पता है 1905 में हुई है। बंगाल के जो प्रोविंस थे उसके अंदर वेस्ट बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, असम था, बांग्लादेश था एंड पार्ट्स ऑफ चित्तौड़गढ़। द नेशनलिस्ट स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन। पार्टीशन हमारे पास 1905 में जब बंगाल की होती है ना, तो साथ ही हमारे पास स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और उस मूवमेंट का पर्पस ये होता है कि बंगाल को तकसीम क्यों किया गया। अब बंगाल की तकसीम का आप ये देखें, यहाँ पे ये मैंने आगे शेयर किया हुआ ये 1901 में, ये जो हमारे पास केपीके है, आप जिसको हम कहते हैं केपीके, इसका पहले नाम होता था, हम सबको याद है, एनडब्ल्यूएफपी, नॉर्थ वेस्ट फेडरल प्रोविंस। ठीक है, इसको एक प्रोविंस का दर्जा दिया गया। अब इसका ना एमसीक्यू हमें पेपर में आता है और इसकी डेट जो है ना वो डिफरेंट मिलती है हमें वेबसाइट पे। मैंने जो याद किया वो ये मैंने 1901 ही याद की हुई है, लेकिन इसकी आपको डिफरेंट वेबसाइट पे ना डिफरेंट मिलेगी। और मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा एग्रीड है ना वो यही है 1901। 1903 में बंगाल की सेपरेटिस्ट तहरीक जो है वो स्टार्ट होती है। लॉर्ड कुर्जन जो है वो ये काम कर देता है, इसको वो एक सेपरेट सूबा बना देता है, यानी कि बंगाल के दो हिस्से हो जाते हैं। होता कब है ये? 1905 में 16 अक्टूबर को। बंगाल को जो वो डिवाइड करता है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे डिवाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस मतलब ये कि उसकी मैनेजमेंट के लिहाज से कि हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट के लिहाज से। ईस्ट में हमारे पास ढाका होता है जो एक बड़ा सिटी है, कैपिटल है जो, ठीक है, और वेस्ट में हमारे पास कलकत्ता होता है। अब आप लोग आगे ये देखें, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ईस्ट में मुस्लिम मेजोरिटी होती है और वेस्ट में हिंदू मेजोरिटी होती है। ईस्ट में 31 मिलियन टोटल लोग हैं और वेस्ट में हमारे पास 54 मिलियन लोग होते हैं। ईस्ट में 31 मिलियन टोटल है, उसमें से 18 मिलियन मुसलमान हैं, 12 मिलियन हिंदू हैं और 1 मिलियन माइनॉरिटी हैं, यानी कि डिफरेंट बाकी जो रिलीजन हैं उनके। अब वेस्ट में क्या होता है, 42 मिलियन हिंदू हैं। अब देखिए कितने ज्यादा हिंदू हैं। मुस्लिम्स कितने हैं? 12 मिलियन। वेस्ट बंगाल वाज मोर डेवलप्ड एंड रिच, और पोर्ट भी जो है वो इसके अंदर होती है। अब वेस्ट बंगाल जो होता है ना वो किसके पास जाता है? वो चला जाता है इंडियंस के पास, और ये होता भी मोर डेवलप्ड है। तो ज्यादा डेवलपमेंट होती है यहाँ पे, और ईस्ट बंगाल में इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे वो इसको डिवाइड तो कर देते हैं, लेकिन होता क्या इशू है, ईस्ट बंगाल के पास अब प्रॉपर चीजें नहीं आ रही, वही फाइनेंसिस का इशू आ जाता है। वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है, पोर्ट नहीं है वहाँ पे, और जो सारे इशूज हैं वो वहाँ पे जाहिर होने शुरू हो जाते हैं। तो मुस्लिम्स कहते हैं कि ये तो इक्वल डिवीजन नहीं है, मतलब हमें तो यहाँ पे सारा काम नहीं सिरे से करना पड़ेगा। तो जो लॉर्ड कुर्जन होता है ना वो क्या करता है, चिटागोंग एंड ढाका पोर्ट जो होता है ना उसको ईस्ट बंगाल में डाल देता है। ये लॉर्ड कुर्जन ने ये काम किया। उसकी वजह से क्या होता है कि वेस्ट में जो इंडियंस है ना वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली जो होता है ना कुर्जन, वो जो पॉलिसी यूज करता है ना वो करता है डिवाइड एंड रूल की। ये पूरी दुनिया में जो है समझी जाती है कि डिवाइड एंड रूल, के तकसीम करो और हुकूमत करो। तो उसने भी यही क्या किया, उसने कहा कि बजाय ये लोग हमारी तरफ आए, हमारे साथ जंगे करें, हमारे साथ इश्यूज क्रिएट करें, इनके लिए आपस में कोई ना कोई ऐसा इशू होना चाहिए कि ये उसमें लगे रहे। और अभी भी उन्होंने जाते हुए, जब पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन हुई है, उन्होंने यही किया है कि आज़ाद कश्मीर तो खैर हमने आज़ाद करवा लिया, जो हमारा कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर है उसी के ऊपर इंडिया पाकिस्तान अभी तक लड़ रहे हैं, उसी के ऊपर अभी तक इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं। डिवाइड एंड रूल वाली वो जो पॉलिसी है ना वो दुनिया में अभी तक चल रही है। ये शायद यहाँ पे मैंने कहीं लिखी भी होगी, अगर नहीं लिखी तो चले मैंने आपको वैसे बता दिया।
अच्छा, अभी देखिए नीचे साथ में लिखा है ऑल रिच बिजनेसमैन एंड पीपल वर बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो था वो सारा कुछ डेवलपमेंट वहां पे हुई थी। मुस्लिम बिकेम हैप्पी फॉर दिस पार्टीशंस बट हिंदूज वर नॉट। मुसलमान जो थे वो इस पार्टीशन से खुश हो गए, लेकिन जो थे हिंदू वो इससे खुश नहीं हुए। 1905 में क्या हुआ, यूके में इलेक्शन हुए और लिबरल पार्टी की हुकूमत बन गई। वहां पे लिबरल पार्टी की हुकूमत आ जाती है 1905 में। अच्छा, हमें ना पेपर में ये भी एमसीक्यू साथ साथ आता है कि 1905 में या 1860 में या 1885 में ब्रिटिशर्स की में कौन सी गवर्नमेंट थी, लिबरल पार्टी थी कि कोई और पार्टी थी, उनका जो था प्रेसिडेंट वो कौन था, ये भी साथ साथ हमारे पैरेलल एमसीक्यू चलते हैं। जब पार्टीशन होती है ना, उसके बाद ना ये मैंने इधर लिखा ये स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो ये स्टार्ट हो जाती है और ये स्टार्ट करते हैं हिंदूज। उनका पर्पस ये होता है कि बंगाल की जो पार्टीशन है वो क्यों की गई है, ये पार्टीशन हम नहीं मानते, उसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हम इसकी फर्दर चीजें आगे देखते हैं अभी, लेकिन अभी फिलहाल आप मुझे ये बताएं, आज जो काम किया है ना, इसमें से आप लोगों की कोई तसल्ली हुई है कि नहीं? हाँ जी मैम, पहले एलगन में सर सैयद पैदा हुए, इसमें डेथ हो गई। गुड, अच्छा पॉइंट है। फिलहाल आप लोग सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि थर्ड बुर्मीज वार जो है वो किसके दौर में हुई थी? अभी हमने पढ़ा थर्ड बुर्मीज वार किसके दौर में हुई थी? चैट में जरा मैसेज करके बताएं। नोट्स आप लोगों के पास हैं, वहीं से देख लें। किसी को नहीं मिल रहा? मैं पूछ रही हूँ कि बर्मा की जो वार थी ब्रिटिशर्स के साथ वो कौन से साल में हुई थी और किसके दौर में हुई थी? कौन गवर्नर जनरल था उस टाइम इंडिया का? ब्रिटिशर्स को कौन लीड कर रहा था? कोई एक तो बता दे। सारी क्लास में सामने बस अली नहीं पढ़नी है और किसी ने नहीं पढ़नी। नहीं जी वसीम जी, आपका आंसर गलत है। नोट्स में भी नहीं नजर आ रहा। लॉर्ड डफरिन के दौर में हुई थी बर्मीज वार 1886 में। ड्यूरेंट कमीशन कब बना था, अब ये बताएं। ड्यूरेंट कमीशन किस साल में बना था और किसके दौर में बना था? दोनों क्वेश्चंस के आंसर करें जरा। मिसबा, हाँ जी 1893 में बना था ड्यूरेंट कमीशन। अच्छा, अब जो है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कौन है? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कौन है, किसको कहा जाता है? लॉर्ड लिटन को कि लॉर्ड रिपन को? चलिए ऑप्शंस भी आ गए हैं साथ ही। लिप्टन, लिप्टन तो कोई भी नहीं है।
मिसबा। हाँ जी, लॉर्ड रिपन के दौर में। अच्छा, लॉर्ड रिपन का टेन्योर कौन सा था? टाइम पीरियड बताएं जरा इसका। नबीला आप बताओ। नबीला है क्लास में? 1880 से 1884 तक। अच्छा, अब पीछे से भी जरा देख लेते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स जिसने इंडिया विजिट किया था 1875 से 1876 में, तब गवर्नर जनरल कौन था? Who was the Governor General of India when Prince of Wales visited India in 1875 1876? अब इसमें दो हिंट है कि ईयर भी उसने बता दिया आपको क्वेश्चन के अंदर, और प्रिंस ऑफ वेल्स भी उसने बता दिया। तो ईयर से सबसे पहले हमें जेन में आना चाहिए। 1875 से 1876 में हमारे पास कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक था, नॉर्थब्रुक। हाँ जी, नॉर्थब्रुक के दौर में। और हमारे पास जो मेजर इवेंट्स थे ना, वो कुका मूवमेंट थी 1872 में। कुका मूवमेंट का क्या काम था? कुका मूवमेंट किसके अंडर जो थी वो लीड कर रही थी? इसका लीडर कौन था? राम सिंह। फिर उसकी वफात हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास गुरु हरि सिंह आ जाता है, फिर उसकी भी वफात हो जाती है, फिर प्रताप सिंह आ जाता है। अच्छा जी, और नॉर्थब्रुक के दौर में और क्या होता है इंपॉर्टेंट काम? हम्म इम्पोर्टेंट काम और इसके दौर में ऐसा तो कोई नहीं है, चले। प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशन जो है वो कौन सा गवर्नर जनरल जो है बेहतर करने की कोशिश करता है? वो कहता है कि नहीं, मुझे प्रिंसली स्टेट के साथ कोई फाइट नहीं करनी, कोई जंग शंग नहीं करनी, वो अपनी हुकूमत करे, हम अपनी हुकूमत करेंगे। प्रिंसली स्टेट के साथ रिलेशन कौन अच्छे करने की कोशिश करता है गवर्नर जनरल्स में से? चले मैं ऑप्शन देती हूँ। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस के लॉर्ड नॉर्थब्रुक। हाँ जी, लॉर्ड लॉरेंस है, मेयो नहीं है। और लॉर्ड लॉरेंस जो है ये आता कब है और जाता कब है, दोनों बता दें डेट। 1880 से 1884 गलत। 1864 से 1869 ये ठीक है। अच्छा, लॉरेंस जो होता है ये गवर्नर जनरल से पहले किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा होता है इधर सब कॉन्टिनेंट के अंदर? इससे पहले इसके पास कौन सा ओहदा होता है?
ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। और उसी डेजिग्नेशन के अंडर ये रहते हुए ये लॉरेंस गार्डन जो लाहौर वाला ये बनाता है, ये तब गवर्नर जनरल नहीं होता जब ये लॉरेंस गार्डन बनाया जाता है। हाँ जी, पंजाब का गवर्नर होता है ये। अच्छा जी, अब लेक्चर को वाइंड अप करें। आगे हम कल देखेंगे फर्दर लॉर्ड कर्जन से आगे 1905 से आगे हमने पढ़ना है। आगे काफी सारी चीजें हैं डिटेल में, छोटी छोटी काफी सारी चीजें हैं। साथ में कुछ एक दो पर्सनालिटीज, मेजर पर्सनालिटीज देख लेंगे, कुछ मूवमेंट्स देख लेंगे कि कौन कौन सी मूवमेंट होती है और कैसे कैसे होती है। ठीक है, इनफ है आज के लिए, ये करें और क्वेश्चनिंग कर लें। चलें दो चार सवाल और कर लेते हैं। सेकेंड एंग्लो अफगान वार कब होती है? सेकेंड एंग्लो अफगान वार। अच्छा वैसे ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है ये। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, सेकेंड एंग्लो अफगान वार, ये जो पेपर मुश्किल होता है ना उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो पेपर थोड़ा सा इजी होता है ना उसमें इस तरह के नहीं क्वेश्चन आते। तो अगर आपने मुश्किल पेपर की तैयारी करनी है तो फिर आप याद कर लें। तो अगर तो मुश्किल की नहीं तैयारी करनी तो फिर रहने दें। सेकेंड एंग्लो अफगान वार होती है 1878 से 1880 में, 2 साल रहती है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने शुरू में भी मैंने आपको रिवाइज करवाया है। बताएं जरा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? ये तो इम्पोर्टेंट है। एक्ट क्या करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच को आके सप्रेस कर देता है 1878 में। अब ना कल हम क्लास शुरू करने से पहले, आगे फर्दर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से क्विज करूंगी। आप लोगों ने क्या करना है कल से मुरादी है कि नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब करते हैं हम लेक्चर को वाइंड अप। नोट्स आपके पास शेयर है, पिछले जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको शेयर कर दिए गए हुए हैं। तो इसमें से आप लोगों ने, हम नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट में ही पहले क्वेश्चनिंग कर लेंगे ताकि मुझे कुछ पता चले कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा आप लोगों में से अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम में बैठ चुके हैं? हैंड रेज कर जरा। नेक्स्ट मंडे को होगी नेक्स्ट क्लास। वसीम आपने कौन सा दिया है? इधर जरा ना मैसेज में बताएं कौन कौन सा पेपर दे चुके हैं आप लोग और कितने कितने नंबर आते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर कितने नंबर आए थे आपके? रिजल्ट आया कि नहीं आया?
क्लोजिंग मेरिट क्या बना इसका? एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, मतलब ग्रेजुएशन थी या फिक्स सब्जेक्ट था? अच्छा, क्लोजिंग मेरिट 50 है, तो फिर इंटरव्यू कॉल की उम्मीद रखी जा सकती है। पेपर मुश्किल था कि आसान था ये वाला? इंटरव्यू हो गया। कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे शेयर करे जो हमारे भी फायदा मंद हो, हमें भी लगे कि हो सकता है हमसे भी पूछा जा सकता हो, क्योंकि मैं खुद भी अभी एक्चुअली पेपर दे रही हूँ फर्दर आगे इम्प्रूवमेंट के लिए। कोई ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू का जो आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है? ठीक है, करंट क्वेश्चंस इश्यूज, उसके ऊपर वो ओपिनियन लेते हैं ना कि आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में। एसईओ का इशू है, ठीक है। चलें ठीक है, फिर अब क्लास वाइंड अप करते हैं, आप लोग भी अपना फर्दर आगे देखें जो करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।